जय श्री राम व्यूअर्स, मैं आनंद शर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा विषय जो कुंडली देखते समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही साथ कुंडली को पढ़ने के लिए सबसे बड़ा सूत्र के रूप में काम करता है। इस सूत्र के बिना आप कुंडली में से कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं निकाल सकते। और वो सूत्र है ग्रह और ग्रह योग। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कुंडली में ग्रह ही एक ऐसे साधन है जिसकी बदौलत हम वो चीज़ें निकाल पाते हैं जो हम जानना चाहते हैं। अगर आप कुंडली में से ग्रहों को निकाल दें तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि हम कुंडली में जो कुछ भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो जानने के लिए हमारे पास में जो सबसे बड़ा टूल होता है या एकमात्र टूल होता है वो ग्रह ही होता है। इन ग्रहों को समझे बिना, इन ग्रहों को जाने बगैर हम कुंडली में किसी भी नतीजे पर पहुंच ही नहीं सकते। ये एकदम सर्वविदित सत्य है। परंतु क्या हम किसी भी ग्रह का सही प्रकार से आकलन कर सकते हैं? हो सकता है आप में से कुछ ज्योतिष में काफी कुछ आगे बढ़े हुए हो सकते हैं, परंतु अधिकांश लोगों की मैं बात कर सकता हूं, ग्रहों का आकलन करने में अक्सर गलतियां करते हैं। मेरा तो अनुमान है कि 80 से 90% लोग जो है ग्रहों का सही तरह से आकलन कर ही नहीं पाते, क्योंकि सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम लोग किसी भी ग्रह का कारकत्व है वो शुद्ध रूप में उठाकर वैसा का वैसा ही जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं। परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ग्रह कभी भी अपने शुद्ध रूप में परिणाम दे ही नहीं सकता। सबसे बड़ा सच है, और इस सच को जो है आपको मानना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, क्योंकि ग्रह विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता हुआ अपना स्वरूप जो है लगातार बदलता रहता है। कभी वो किसी आकाश के लोकेशन में रहता है, कभी दूसरी लोकेशन में रहता है, जिसे हम ज्योतिष में घर भी कहते हैं। ग्रह का किसी घर में बैठ जाने से उसके स्वरूप पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उस घर से तालमेल बिठाकर ही ग्रह को परिणाम देना पड़ता है। वहाँ नैसर्गिक कारकत्व काम करते जरूर है, परंतु नैसर्गिक कारकत्वों का तालमेल उस घर से बिठाना भी जरूरी हो जाता है। ठीक ही इस प्रकार ग्रह को अलग अलग राशियां भी मिलती है, और राशियां जो है ग्रह को एक वातावरण जो है प्रदान करती है। इसलिए ग्रह को अलग अलग वातावरण में अपने आप को ढालना होता है। इसलिए उस वातावरण का प्रभाव उस ग्रह पर पड़े बगैर नहीं रह सकता।
इस आने वाले कोर्स में हम इन चीज़ों को बड़े ही डिटेल के साथ में समझेंगे और क्लियर करेंगे। अब बात करते हैं अन्य ग्रहों की। देखिए, आकाश में कोई ग्रह अकेला नहीं रह सकता। अन्य ग्रह भी आकाश में अपने अपने ऑर्बिट में सूर्य का चारों ओर रोटेशन करते ही रहते हैं। इस रोटेशन के दौरान सभी ग्रह आपस में एक दूसरे के साथ में अलग अलग प्रकार के जो है संबंध बनाते हैं। कभी वो नज़दीक आते हैं, कभी दूर होते हैं, कभी एकदम नज़दीक आ जाते हैं या कभी किसी विशेष कोण में आ जाते हैं। इस आधार पर अन्य ग्रहों के साथ में किसी पर्टिकुलर ग्रह का संबंध अलग अलग तरीके से बनता है। ये संबंध जो है कई प्रकार का हो सकता है। ये संबंध जो है कंजंक्शन का हो सकता है। ये संबंध जो है दृष्टि के कारण प्रभावित हो सकता है। ये संबंध जो है 90 डिग्री 80 डिग्री के हिट के कारण प्रभावित हो सकता है। और ये संबंध जो है 60 या 120 डिग्री की एस्पेक्ट के कारण प्रभावित हो सकता है। सूर्य के नज़दीक आने के कारण ग्रह अस्त भी हो सकता है। दो ग्रह आपस में एक दूसरे की राशि में होकर जो है स्थान परिवर्तन का कारण भी जो है प्रभावित हो सकता है। ग्रह किसी राशि में जो है एक्सोल्टेड या डेबिलिटेटेड होकर भी जो है अपना स्वरूप बदल सकता है। वो कर्तरी में आ सकता है, दो ग्रहों के बीच में फंस सकता है। शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ सकता है या फिर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में भी आ सकता है। कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में आकर शक्तिशाली बन सकता है या 6, 8, 12 जैसे दो स्थानों में आकर जो है प्रभावित हो सकता है। ऐसे अनेक कारण हैं जिसके कारण ग्रह अपने नैसर्गिक स्वरूप में जो है परिवर्तन जो है परिवर्तित हो जाता है। वो कैसे परिवर्तित हो जाता है उसको हम डिटेल के साथ में इसी सीरीज में जो है समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपके लिए एक लंबी सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें इस विषय को हम बड़ी ही पुरजोर तरीके से उठाएंगे और ग्रह की विभिन्न स्थितियों को हम बड़े ही व्यवहारिक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रह को हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। जो ग्रह हमारे सामने है वो हमें आखिर देने वाला क्या है, उसके पिटारे में क्या क्या रखा हुआ है जो हमें मिलने वाला है। इन चीजों का सटीक आकलन करने के लिए हमें अपना एक विजन तैयार करना होगा, एक दृष्टिकोण तैयार करना होगा। दृष्टिकोण से मतलब मेरा है कि हमें अपना एक समझने का तरीका तैयार करना होगा। उस बेस पे हमें लगातार जो है काम करके अपना एक दृष्टिकोण तैयार करना होगा।
कैसे, आइए हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको एक सवाल पूछा या फिर किसी व्यक्ति को एक सवाल पूछा कि भाई ये तुम्हारे सामने जो एक वस्तु है ये क्या है, आप मुझे बताइए। जिस व्यक्ति से मैंने ये पूछा उसने मुझे जवाब दिया कि ये कोई बड़ी सी वस्तु है, परंतु मुझे दिख नहीं पा रहा है बराबर ढंग से, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूं। इसके बाद आपने उसे एक चश्मा ले जाकर दिया और कहा कि अब आप बताइए ये क्या है। उस व्यक्ति ने चश्मा पहन के फट से बताया कि ये एक हाथी जैसे आकार का कोई न कोई जो है पशु मुझे दिख रहा है। परंतु मुझे क्लियर नहीं दिख पा रहा है। आपने फिर उसे एक चश्मा ले जाके दिया और बताया कि अब आप बताइए ये क्या है और ये दिखने में कैसा है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि एक हाथी है और डार्क कलर का है, परंतु इसके स्वरूप के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता है कि किस प्रकार का है, क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, क्योंकि मैं इसे बराबर ढंग से अभी भी नहीं देख पा रहा हूँ। आपने फिर उसे एक चश्मा ले जाके दिया और कहा कि अब आप बताइए। तो उसने हाथी का पूरा अच्छी तरह से विश्लेषण करके बताया कि यह हाथी किस प्रकार का है, उसका रंग रूप वगैरह, उसकी जो है चाल ढाल वगैरह सब कुछ जो है उसने क्लियर बताया। फिर आपने उससे पूछा कि ये हाथी है, इसकी सूंड पे कोई तो निशान बना हुआ है, मुझे उस निशान के बारे में बताइए। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मुझे ये है स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मेरी दृष्टि अभी भी कमज़ोर है। आपने उसे फिर चश्मा ले जाके दिया कि अब आप बताइए कि उसकी सूंड पे किस प्रकार का निशान है। तब उसने सही सही बताया कि उसकी सूंड पर एक ब्लैक डॉट का निशान है। समझे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? हमें अपने चश्मे के नंबर जो है बदलने होंगे, हमें ग्रहों को देखने का नज़रिया बदलना होगा, तरीका बदलना होगा, ताकि हम ठीक ठीक तरह से उस ग्रह का आकलन कर सके, उसका विश्लेषण कर सके। अगर हम ग्रह का सही आकलन कर पाए तो हमारा कुंडली को देखने का प्रदर्शन है बड़ा ही सटीक होगा, सरल होगा और विश्वसनीय होगा। और कुंडली देखते समय अगर विश्वसनीयता हमारे साथ में हो तो फिर जो है हमें अपना काम प्रभावी तरीके से करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए ग्रहों को अच्छी तरह से समझना और उनका आकलन करके सटीक प्रेडिक्शन करना सिर्फ इसी बात पर निर्भर करता है कि आपने ग्रहों के कारकत्वों को किस प्रकार से जो है लिया है। क्या आप उस ग्रह के बदलते हुए स्वरूप को जो है समझ पाए हैं? अगर हाँ, तो आप अपने आप में एक सफल ज्योतिषी कहलाने के हकदार है। और ये ग्रहों को समझे बिना संभव नहीं हो सकता। ये विषय जो है ना एक बहुत ही बड़ा विषय है, परंतु हम इस विषय को लगातार आपके सामने जो है एक्सप्लोर करते ही रहेंगे। और ये काफ़ी लंबा विषय होने वाला है, एक लंबी सीरीज होने वाली है जिसमें
ग्रहों के विभिन्न प्रकार के योगों को हम बारीक से बारीक अध्ययन करके आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। अगर हम मोटे तौर पर अगर समझें तो ग्रहों के कम से कम 500 के ऊपर जो है योग बनते हैं। अगर आपने प्रतिसाद दिया और सहयोग किया तो हम इन सभी ग्रह योगों के बारे में डिटेल के साथ में जो है आपके साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे। तो आपका सहयोग हमारे लिए सर्वोपरि है। आप हमारा समर्थन नहीं करते हैं तो फिर हमारा आगे बढ़ना भी जो है असंभव सा है। इसलिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके कमेंट कीजिए, ताकि हमें ये मालूम चले कि आप आखिर जानना क्या चाहते हैं। आप जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं क्या वो आपको अच्छा भी लग रहा है या नहीं, ये सिर्फ आप ही हमें बता सकते हैं। आप ही हमें जो है मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये विषय जो है ना जितना बड़ा है उस बड़े विषय को बड़े स्वरूप के साथ में जो है आपके सामने पेश करने के लिए हमें जो है आपके समर्थन की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो है आपके धैर्य की भी ज़रूरत है। क्योंकि मेरे ये देखने में आया है कि इस विषय को जिस बारीकी के साथ, जिस सूक्ष्मता के साथ जो है उठाना चाहिए वो नहीं उठाया गया है, उसके बारे में लोग अभी तक अनभिज्ञ है। एक ग्रह योग को हम यही समझ बैठते हैं कि जो प्राचीन काल में जो ग्रह योग ये लिखे हुए हैं, राजयोग, वही असली ग्रह योग है। देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमको जो है बहुत बड़ी विरासत दी है एस्ट्रोलॉजी के रूप में। उन्होंने अनेक प्रकार के ग्रह योगों का जो है विश्लेषण किया है और हमारे लिए उन्होंने जो है एक धरोहर के रूप में हमें दिया है। ये उन लोगों की क्षमता थी, परंतु हम उन क्षमताओं के साथ में अधिकांशतः न्याय नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें से अधिकांश सूत्र अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, किंतु परंतु उनमें बहुत है। ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। उनमें बहुत से सूत्र लगाने पड़ते हैं और उन सूत्रों को लगाए बगैर हम गलत नतीजे पे अक्सर ही पहुंच जाया करते हैं। जैसे केमद्रुम योग बताया गया है चंद्र का, कि ये आने पर जो है व्यक्ति अनेक प्रकार की जो है नेगेटिव जो है कारणों से जो है परेशान रहता है। परंतु शास्त्रों में हमें यह भी बताया गया है कि ऐसे अनेक कारण है जिसकी वजह से केमद्रुम योग भंग हो जाता है। हम वो उन कारणों को समझे बगैर सिर्फ केमद्रुम योग को ही पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये केमद्रुम योग है और ये व्यक्ति के जीवन में जो है विनाशकारी है, परंतु ये सच नहीं है। ऋषि मुनियों ने अपना काम किया है, परंतु हम अपना काम करने में थोड़े जो है एक्टिव नहीं रह पाते। इसलिए जो ये ग्रह योग है, डिग्री टू डिग्री ग्रह योग, ग्रहों की पोजिशनिंग के आधार पर ग्रह योग, इन ग्रह योगों को समझकर हम वही नतीजे प्राप्त कर सकते हैं जो प्राचीन काल में ग्रह योगों में बताए गए हैं। ये ग्रह योग कोई उनसे अलग नहीं है, परंतु हमारे
आधुनिक ज्योतिष शास्त्रियों ने इसके ऊपर विश्लेषण करके उन पे जो है रिसर्च करके उन्हें मॉडिफाई करके हमारे सामने पेश किया है, और हमारा ये फर्ज बनता है कि उनका अच्छी तरह से उपयोग कर हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, और ये जो हमारी ज्योतिष है इसको हम एक कदम आगे ले जाकर आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा काम कर सके। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। आप और हम मिलकर इस सीरीज़ को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।